नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब विद पीडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज इस क्लास के माध्यम से हम 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर समुच्चय का हम इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। इस क्लास में दोस्तों हम समुच्चय से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण पॉइंटों को क्लियर करेंगे, तो इसलिए आज की क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। इसे आप अंत तक वो जरूर देखते रहना ताकि आपसे कोई भी पॉइंट इसका मिस न हो। इसके बावजूद दोस्तों आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो आप नीचे में कमेंट जरूर कर देना। जल्द से जल्द मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगर आप ये क्लास पूरी कंप्लीट लेते हैं, इसे आप अंत तक देखते हैं, तो इससे संबंधित आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो दोस्तों आज की क्लास इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही पॉइंट दोस्तों अपने फर्स्ट पूरे चैप्टर के अंदर आगे इन्हीं का हमें काम है वो पढ़ता रहेगा। तो ये क्लास आप अंत तक वो जरूर देखते रहना, धैर्य के साथ ये क्लास देखना। क्लास पसंद आए तो लाइक और शेयर आप जरूर कर देना। नीचे कमेंट में भी हमें यस है वो जरूर टाइप कर देना और आगे की क्लास निरंतर पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो अपना चैप्टर फर्स्ट है जिसका नाम है समुच्चय, इंग्लिश में से हम बोलते हैं सेट्स। ठीक है, सबसे पहले बात आती है कि समुच्चय कहते किसे हैं, क्यों इन्हें हम समुच्चय कहते हैं, यानी कि समुच्चय की परिभाषा क्या होती है। तो दोस्तों समुच्चय की परिभाषा की बात करें तो समुच्चय की परिभाषा होती है वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। आपसे पूछा जाए कि समूह किसे कहते हैं, तब आप बताओगे कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। अगर दोस्तों बोला जाता कि वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते तो अलग बात होती। हमने बोला है कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। तो यहाँ पे बात की जा रही है सुपरिभाषित की। तो सुपरिभाषित का क्या अर्थ है, वस्तुओं का संग्रह यानी कोई भी वस्तु हो सकती है। जैसे बहुत सारी भीड़ है तो भीड़ का क्या हो जाएगा दोस्तों, संग्रह हो जाएगा। मान लीजिए कि बहुत सारे आपके पास कोई खिलौने हैं तो खिलौने का क्या हो जाएगा दोस्तों, संग्रह हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, वो वस्तुओं का जो संग्रह है ना दोस्तों, वो क्या होना चाहिए, सुपरिभाषित होना चाहिए। सुपरिभाषित का मीन्स है कि उस संग्रह का कोई निश्चित मापदंड होना चाहिए। वो संग्रह है वो सभी के लिए समान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए वो संग्रह कोई और है, किसी के लिए कोई संग्रह और है, यानी वो संग्रह हर व्यक्ति के दृष्टि से बदलना नहीं चाहिए। वो सभी के लिए एक समान होना चाहिए। कैसे, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैं बोलूं अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, मैं बोलूं अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, तो दोस्तों आपके दिमाग में तुरंत क्लिक हो गया कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर यानी ए होता है, ई होता है, फिर आई होता है, ओ होता है, यू होता है। तो यानी अंग्रेजी वर्णमाला के तो स्वर 5 होते हैं। आप चाहे किसी से पूछ लो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर दोस्तों क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ ये 5 होंगे। तो यानी क्या है दोस्तों, ये सुपरिभाषित है। इनका क्या एक मान क्या निर्धारित होता है, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर की बात की जाएगी तो सिर्फ और सिर्फ इन 5 की बात की जाएगी। इसी प्रकार अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जैसे ए, बी, सी, डी, इस प्रकार ये कितना होता है दोस्तों, 26 होते हैं। तो वो सभी के लिए 26 होते हैं। ऐसा नहीं कि मेरे लिए बदल जाएंगे या आपके लिए बदल जाएंगे। तो यानी इनका क्या एक मान निश्चित होता है। इसी प्रकार मैं बोलूं प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, तो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय यानी प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है, 1, 2, 3 और ये दोस्तों अंत तक है वो क्या होती है, आपकी चलती रहती है। तो यानी प्राकृत संख्याओं का जो संग्रह होता है वो भी क्या होगा, समुच्चय होगा, क्योंकि ये सुपरिभाषित है। सुपरिभाषित किस प्रकार हुआ, किसी से भी आप पूछ लेना बताइए कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय क्या होता है, तब वो क्या बोलेगा कि प्राकृत संख्या यानी 1 से शुरू होकर अंत तक चलती रहेगी, 1, 2, 3, 4, 5। कोई ऐसे थोड़ी बोलेगा मैं बोलूं कि प्राकृत संख्या का समुच्चय बताए तो वो बोले कि -1, -2, 0, ये नहीं आता। क्योंकि प्राकृत संख्याओं के अंदर हमें पता है कि 1 से शुरू होकर कहां तक जाएगा, अनंत तक ये मान चलता रहेगा। ठीक है, तो ये दोस्तों संग्रह, इन संग्रह को हम क्या बोलते हैं, समुच्चय बोलते हैं। यानी कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह दोस्तों क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाते हैं। अब मैं बोलूं कि विश्व के 10 महान एक्टर्स के नाम बताइए। ठीक है, विश्व के 10 महान लेखकों के नाम बताइए, विश्व के 5 महान खिलाड़ियों के नाम बताइए। तो दोस्तों वो सुपरिभाषित नहीं होगा क्योंकि उनका कोई निश्चित मापदंड नहीं होता है। वो सभी के लिए अलग अलग हो सकता है, किसी को कोई अच्छा लगता है, किसी को कोई अच्छा लगता है। ठीक है, अपने अपने दृष्टिकोण, अपना अपना नजरिया होता है। तो यानी वो क्या होगा, सुपरिभाषित नहीं होगा। सुपरिभाषित नहीं है तो वो क्या नहीं होगा, समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, अब दोस्तों मैं बोलूं कि स्कूल, अब बताइए कि स्कूल समुच्चय है या नहीं। जैसे स्कूल ये आप SCHOOL,
ठीक है। स्कूल नाम है तो दोस्तों बताइए ये समुच्चय है या नहीं, तब आप बोलोगे सर ये समुच्चय है। कैसे कि किसी से भी आप लिखवा लो, स्कूल तो दोस्तों ऐसे ही लिखेगा वो, ठीक है, इंग्लिश में से ऐसे ही बोलते हैं। तो यानी क्या एक सुपरिभाषित हो गया, वस्तुओं का क्या एक सुपरिभाषित संग्रह हो गया, तो मीन्स क्या है दोस्तों ये समुच्चय हो गया, ठीक। तो दोस्तों इसे हम बोलते हैं कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम क्या बोलेंगे, समुच्चय बोलेंगे। होपफुली आपको ये कुछ समझ में आ गया होगा। जैसे जैसे आगे हम और चर्चा करते हुए चलेंगे तो आपको और बेहतर ये समझ में आ जाएगा। अब बात आती है कि समुच्चय को हम किससे निरूपित करते हैं। हमने तो ये तो देख लिया कि समुच्चय होता है, किसको हम समुच्चय बोलते हैं, कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय बोलते हैं। सुपरिभाषित यानी वो सभी के लिए समान होना चाहिए, किसी के लिए बदलना नहीं चाहिए। जैसे मैं बोलूं सम संख्याओं का समुच्चय, तो यानी सम संख्याएं दोस्तों 2, 4, 6, 8 इस प्रकार दोस्तों ये चलती रहेगी। ऐसा थोड़ी है कि आप किसी से पूछो कि सम संख्या है तो वो बोले 1, 3, ऐसा कभी भी नहीं होता। सम संख्या मीन्स 2 से शुरू होकर दोस्तों ये चलती रहेगी। तो ये क्या है, एक सुपरिभाषित है, सभी के लिए समान है। मैं बोलूं कि 10 से कम, मैं आपसे बोलूं कि 10 से कम प्राकृत संख्या, 10 से कम प्राकृत संख्या, तो दोस्तों प्राकृत संख्या तो 1 से शुरू होती है। 10 से कम यानी कि 9 तक चलेगा, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं लेंगे क्योंकि हमें क्या बोला गया है 10 से कम। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, एक समुच्चय हो जाएगा। क्योंकि किसी से आप लिखवा लो कि 10 से कम प्राकृत संख्या, तो वो यही लिखेगा, कोई और नहीं लिखेगा, ठीक है। तो ये दोस्तों क्या हो गया, समुच्चय की परिभाषा होगी, इसके कुछ एग्जाम्पल हो गए। अब दोस्तों हम बात कर रहे थे कि समुच्चय को हम किससे निरूपित करते हैं, यानी कि समुच्चय को हम किससे दर्शाते हैं। तो समुच्चय को हम अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं ना, अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर, ठीक है, कैपिटल लेटर, ठीक है, कैपिटल अक्षर जैसे A, B, C से लेकर दोस्तों X, Y, Z, आप किसी से भी इनको दर्शा सकते हैं। समुच्चय को आप अंग्रेजी वर्णमाला के किसी भी अक्षर से दर्शा सकते हैं, जैसे A से B से B, C से B, D, E, जिससे आपका मन करे 26 में से 26 से आप किसी से भी दर्शा सकते हो समुच्चय को। जैसे ये समुच्चय है, इसको मुझे दर्शाना हो तो मैं इसका आगे क्या लिख दूंगा, कैपिटल A लिख दूंगा। तो यानी कि समुच्चय 1 के बराबर क्या हो जाएगा, ये मान हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि आप समुच्चय को किससे प्रदर्शित करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर से आप क्या करेंगे, समुच्चय को प्रदर्शित करेंगे। आप कोई सा भी कैपिटल लेटर ले सकते हैं इनमें से, वो आपकी सोच है। जैसे इसको मेरे को प्रदर्शित करना है क्योंकि ये भी एक समुच्चय है, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, B से कर दूंगा। इसको प्रदर्शित करना है तो इसको मैं क्या कर दूंगा, C से कर दूंगा। इसको करना है तो इसको मैं किससे कर दूंगा, X से कर दूंगा। ये लीजिए, आपकी स्वेच्छा है, आप अंग्रेजी वर्णमाला के 26 में से 26 किन्हीं भी अक्षरों में से आप समुच्चय को क्या कर सकते हैं दोस्तों, प्रदर्शित कर सकते हैं। यह बात होगी दोस्तों समुच्चय किसे कहते हैं, इसके एग्जाम्पल, समुच्चय को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आगे दोस्तों जो समुच्चय के अंदर आपको जो हमने अक्षर लिखे हैं, कि जैसे एक समुच्चय है, इसके अंदर हमने कुछ ना कुछ लिख रखा है सभी के अंदर, तो जो अंदर का मान होता है दोस्तों, जो अंदर के लेटर होते हैं, जो शब्द होते हैं, इनको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, अवयव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवयव। आप इनको अवयव बोल सकते हैं, सदस्य बोल सकते हैं, दोनों एक ही बात होगी। तो यानी ये क्या है दोस्तों, इस समुच्चय के अवयव है या सदस्य है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ये दोस्तों क्या है, इस अवयव, इस समुच्चय बी के क्या है दोस्तों, अवयव है या सदस्य है। जैसे A, E, I, O, U, तो दोस्तों ये क्या है, समुच्चय C के क्या है दोस्तों, सदस्य है या अवयव है, ठीक है। अब दोस्तों अवयव को हम किस प्रकार लिखते हैं या अवयव को हम किससे निरूपित करते हैं, तो दोस्तों अवयव को हम स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। जैसे A, B, C से लेकर दोस्तों X, Y, Z, ठीक है। जिस प्रकार हम समुच्चय को तो किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल लेटर से करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से करते हैं। इसी प्रकार हम समुच्चय के अंदर जो अवयव या सदस्य होते हैं, इनको दोस्तों हम अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर से क्या करते हैं, निरूपित करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। इसका मीन्स ये नहीं है कि इनके अंदर है इनको हम स्मॉल लिखे, ये तो दोस्तों आप कैपिटल भी लिख सकते हैं, लेकिन इनको प्रदर्शित करेंगे ना, तब हम किससे करेंगे, स्मॉल से करेंगे। होपफुली आपको ये समझ में आ गया। आगे हम और अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। ये तो दोस्तों हमने बात कर ली कि समुच्चय को किससे प्रदर्शित करते हैं, अवयव को हम किससे प्रदर्शित करते हैं। आगे दोस्तों कई बार हमसे ये पूछा जाता है कि समुच्चय का अवयव है या नहीं है। जैसे इसके अंदर अवयव कौन कौन से है, इस समुच्चय के अवयव है A है, E है, I है, O है, U है।
ये 5 क्या दोस्तों इस समुच्चय के अवयव है या सदस्य है। थोड़ा सा दोस्तों मैं यहां से रफ कर देता हूं ताकि इसको हम और अच्छे से लिख लें। ये दोस्तों क्या है, इसके अवयव है। तो ये दोस्तों ये इसका अवयव है या सदस्य है, तो इसको हम किस प्रकार मैथ के अंदर किस प्रकार लिखते हैं, तो दोस्तों इसको हम लिखते हैं कि ए दोस्तों अवयव है किसका, समुच्चय सी का। ये दोस्तों हमने जो साइन लिया है वो क्या प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, ये प्रदर्शित करता है कि ये अवयव है या ये सदस्य है किसका, समुच्चय का। सिंबल यानी इस प्रतीक को हम क्या बोलते हैं, इसको दोस्तों हम अपसाइलन बोलते हैं। यानी कि अगर हमें बताना हो कि ए है इस सी का अवयव है, यानी कि ए इस समुच्चय सी का अवयव, तो इसको मैथ में किस प्रकार लिखेंगे, तो दोस्तों इसको हम लिखेंगे ए बिलोंग्स टू समुच्चय सी। यानी कि ये दोस्तों क्या बताता है कि बिलोंग्स टू, यानी कि ये ए है इसका क्या है, एक अवयव है। जिस प्रकार हमें लिखना हो कि ई है इस समुच्चय का एक अवयव है, तो दोस्तों हम किस प्रकार लिखेंगे, सबसे पहले ई लिख देंगे, फिर दोस्तों हम क्या लगाएंगे, ये सिंबल लगाएंगे। ये सिंबल क्या बताता है दोस्तों, ये बताता है कि ये इसका अवयव है या सदस्य है किसका, समुच्चय सी का। ठीक है, अगर इसे हिंदी में लिखना हो तो हम किस प्रकार लिखते हैं कि ई अवयव है समुच्चय सी का। ठीक है, अगर इसे हम हिंदी में लिखते हैं कि ई है वो अवयव है समुच्चय सी का, तो इसे मैथ में लिखेंगे तो किस प्रकार लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे ई एप्सिलॉन सी। यानी कि ये क्या दर्शाता है कि ई है दोस्तों किससे बिलोंग करता है, समुच्चय सी से बिलोंग करता है। तो ये तो दोस्तों बात होगी कि समुच्चय की परिभाषा की। ठीक है, समुच्चय को हम किस प्रकार से दर्शाते हैं, तो समुच्चय को हम कैपिटल अक्षर से दर्शाते हैं। समुच्चय के अवयव को दोस्तों हम स्मॉल लेटर से दर्शाते हैं। अगर ये अवयव है, ये सदस्य है दोस्तों, इसको हम किस प्रकार मैथ में लिखते हैं, इसको हम इस प्रकार लिखते हैं कि ई बिलोंग्स टू सी, या ए बिलोंग्स टू सी, या आई बिलोंग्स टू सी, ओ बिलोंग्स टू सी। या दोस्तों इसको हम इस प्रकार भी लिखेंगे आगे, जैसे मतलब मान लो कि आपको बताना हो कि ए अवयव है बी का, आपको बताना हो मैथ के अंदर, तो आप किस प्रकार बताएंगे, आप लिखेंगे एक बिलोंग्स टू बी। ये दोस्तों एप्सिलॉन का सिंबल क्या बताता है कि ये एक है दोस्तों किससे बिलोंग करता है, बी से बिलोंग करता है। यानी कि एक है वो बी का एक सदस्य है। इसी प्रकार यहाँ पे दोस्तों हमें ई नहीं ई दिया गया, यहाँ पे हमें एफ नहीं दिया गया, यानी कि इसके अंदर हमें एफ नहीं दिया गया, हमें सिर्फ और सिर्फ 5 वर्ण दिए गए, तो हमें एफ नहीं दिया गया। तो दोस्तों एफ इस सी का सदस्य नहीं होगा, तो इसको हम किस प्रकार दर्शाएंगे, तो दोस्तों इसको दर्शाएंगे हम, यानी कि ये सिंबल है इसको हम इस प्रकार लिख देंगे, यानी कि एफ डज नॉट बिलोंग्स टू सी। यानी कि एफ है वो समुच्चय सी का सदस्य नहीं है। तो सदस्य नहीं है तो हम इसको इस प्रकार दर्शाते हैं, अगर सदस्य है तो इसको हम इस प्रकार दर्शाएंगे। होपफुली ये बात आपको क्लियर होगी। आगे हम और इसके बारे में चर्चा करते रहेंगे। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि हम समुच्चय को किस प्रकार निरूपित करते हैं। तो ये तो हमने बात कर ली। अब समुच्चय को लिखने की जो विधियां होती है ना, जैसे समुच्चय को हमने इस प्रकार लिखा है, तो इसी प्रकार हमने क्यों लिखा, इसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर है। इस प्रकार इनको हमने लिख रखा है। जैसे यहाँ पे आपको मंजिला कोष्टक दिख रहा होगा, प्रत्येक के बीच में दोस्तों आपको एक लाइन से इस प्रकार ये दिख रहा होगा, अर्धविराम का आपको चिन्ह दिख रहा है। तो ये दोस्तों हमने क्यों लगाया है, इसके पीछे भी कारण है। क्या कारण है कि दोस्तों समुच्चय को निरूपित करने के लिए हम 2 विधियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो दोनों विधि कौन कौन से दोस्तों, एक तो आपकी रोस्टर, एक तो है रोस्टर रूप बोल सकते हैं या रोस्टर विधि बोल सकते हैं, या इसी को दोस्तों बोला जाता है सारणीबद्ध रूप। ठीक है, पहली विधि दोस्तों होगी रोस्टर विधि या रोस्टर रूप बोल सकते हैं, या इसको हम सारणीबद्ध रूप भी बोल सकते हैं। दूसरा दोस्तों सेकंड है समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप, ये दोस्तों 2 विधि होती है समुच्चय को लिखने के लिए कि समुच्चय को हम किस प्रकार लिखेंगे। एक तो होती है दोस्तों आपकी रोस्टर विधि या सारणीबद्ध रूप इसको बोल सकते हैं, या रोस्टर रूप भी बोल सकते हैं। दूसरी होती है समुच्चय निर्माण रूप या समुच्चय निर्माण विधि। तो दोस्तों ये समुच्चय को निरूपित करने के लिए, लिखने के लिए 2 विधि होती है। पहले बात आती है कि रोस्टर विधि या रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप को हम किस प्रकार लिखते हैं। तो दोस्तों ये जो आपको एग्जाम्पल दिख रहे हैं ना, ये जैसे हमने समुच्चय लिखा है, ये अभी एक समुच्चय हमने लिख रखा है, ये भी समुच्चय लिख रखा है, ये भी हमने समुच्चय लिख रखा है। तो ये किस रूप में है दोस्तों, ये आपका रोस्टर विधि यानी सारणीबद्ध रूप के अंदर इसको हमने लिख रखा है। यानी कि सारणीबद्ध रूप की अगर हम विशेषता की बात करें तो इसकी क्या विशेषता होती है,
तो दोस्तों इसके अंदर समुच्चय को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, पूरे के पूरे समुच्चय को हम मंझले कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। समुच्चय को हम क्या करते हैं, मंझले कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। तो आप देख लीजिए सभी के सभी को हमने क्या कर रखा है, समुच्चय को मंझले कोष्ठक के अंदर लिख रखा है। ठीक है, इसके बाद में हम क्या करते हैं, प्रत्येक अवयव के बीच के अंदर अर्धविराम लगाते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, प्रत्येक के बीच में क्या लगाते हैं दोस्तों, अर्धविराम लगाते हैं। आप ये देख सकते हैं हमने क्या कर रखा है, प्रत्येक के बीच में अर्धविराम का चिन्ह है वो लगा रखा है। रोस्टर विधि यानी रोस्टर रूप में आपको लिखना होता है किसी भी समुच्चय को, तो उसके लिए कुछ कंडीशन है। आपको क्या करना होता है कि सभी के सभी अवयवों को मंझले कोष्ठक के अंदर लिखना होता है, जिस प्रकार हमने लिखा है। सभी के अवयवों के बीच में आपको क्या लगाना है, अर्धविराम का चिन्ह लगाना है। ये दोस्तों देख लीजिए हमने अर्धविराम का चिन्ह लगा रखा है। इसके बाद में दोस्तों बोला गया है कि रोस्टर रूप या रोस्टर विधि के अंदर आप इनका क्रम का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्रम का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मीन्स है कि आप इनको किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। जैसे कि ये पहला समुच्चय है, आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी कि वो पहले लिख दिया, फिर हमने यू लिखा, फिर हमने आई लिखा, फिर हमने ए लिखा, फिर अपने ई लिखा। आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी कि क्रम का इसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे हमें दिया गया 1 2 3 यानी प्राकृत संख्या का समुच्चय दिया गया है, तो आप इसको 1 2 3 5 10 फिर 6 फिर 7 इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी कि इसका क्रम के अंदर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आप किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। ठीक है, ये 3 बातें हो गई। पहला, हम रोस्टर विधि यानी रोस्टर रूप को मंझले कोष्ठक के अंदर लिखते हैं, प्रत्येक अवयव के बीच में अर्धविराम का सिंबल लगाते हैं। तीसरा, कि इनमें क्रम का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, आप किसी भी क्रम में इनको लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चौथा बात कर लेते हैं दोस्तों, इसके अंदर हम अक्षरों को रिपीट नहीं करते। रिपीट नहीं करते का मीन्स क्या है, जैसे मेरा नाम पवन है, PAWAN। ठीक, पवन ये भी दोस्तों क्या होगा, एक समुच्चय होगा, क्योंकि आप किसी से भी लिखवा लीजिए, पवन नाम को अगर इंग्लिश में लिखेगा तो इसी प्रकार लिखेगा। तो यानी क्या है, एक सुपरिभाषित संग्रह, तो सुपरिभाषित संग्रह तो ये समुच्चय हो गया। इस समुच्चय को हमें क्या करना है दोस्तों, रोस्टर रूप यानी रोस्टर विधि में लिखना है। रोस्टर रूप में लिखना है तो हम इसको किस प्रकार लिखेंगे, तो दोस्तों इसको हम लिखेंगे, पहले तो हमें क्या करना है, इनको अवयवों को मंझले कोष्ठक के अंदर लिखना है। फिर प्रत्येक अवयव के बीच में दोस्तों क्या होगा, अर्धविराम का चिन्ह होगा। जैसे PAWAN, और सभी के सभी दोस्तों क्या हो गए, इस मंझले कोष्ठक के अंदर बंद हो गए, और यह अपना एक समुच्चय होगा। इसे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, ABCDXYZ, जो भी आपकी स्वेच्छा हो। हमने बोल दिया कि Z एक समुच्चय है, जो कि क्या है दोस्तों, पवन नाम का एक समुच्चय है। दोस्तों इसको हमने रोस्टर रूप में लिखा है। रोस्टर रूप के लिए कंडीशन क्या थी कि मंझला कोष्ठक होना चाहिए, मंझला कोष्ठक है। अवयवों के बीच में दोस्तों क्या होना चाहिए, अर्धविराम का चिन्ह होना चाहिए, वो भी है। आगे दोस्तों इसके अंदर और हमें क्या कंडीशन दी गई है कि कोई भी अक्षर आप किसी भी क्रम में लिख सकते हैं, यानी क्रम का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि आप एन को यहाँ पे लिख सकते हैं, डब्ल्यू को यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब दोस्तों हम बात करें चौथी कंडीशन की। चौथी कंडीशन क्या है कि आप रोस्टर रूप यानी रोस्टर विधि के अंदर जो अवयव है उनको रिपीट नहीं करेंगे। अवयव को क्या नहीं करेंगे दोस्तों, आप रिपीट नहीं करेंगे। रिपीट कैसे, जैसे PA दोस्तों पहले यहाँ पे आ चुका है, तो आप यहाँ पे से एक बार और नहीं लिखेंगे। अब आपने क्या कर दिया, यहाँ पे रिपीट कर दिया, तो आप इसको रिपीट नहीं करेंगे। तो यानी आपको क्या करना है, यहाँ से हटाना है। तो यानी कि PAWN को अगर हमें रोस्टर रूप में लिखना है तो ये होगा PAW, आगे आएगा आपका N। ठीक है, यानी कि सीधा N आएगा। यहाँ पे आपको अक्षरों को क्या नहीं करना है, रिपीट नहीं करना है। होपफुली दोस्तों आप समझ गए होंगे कि रोस्टर विधि के अंदर हम समुच्चय को किस प्रकार लिखते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अपनी सेकंड है समुच्चय निर्माण। दोस्तों रोस्टर तो इजी थी, इसको थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। समझने की जरूरत किस प्रकार है, इसको हम किस प्रकार लिखते हैं, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। अगर मान लीजिए कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है, ये दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है, ये तो हमने किस में लिख रखे हैं, रोस्टर रूप यानी सारणीबद्ध रूप के अंदर लिख रखे हैं। अगर आपको इन्हें समुच्चय निर्माण रूप में लिखना हो तब आप इसे किस प्रकार लिखेंगे, तो समुच्चय निर्माण के लिए आपको क्या करना है, इसे भी दोस्तों मंझले कोष्ठक के अंदर लिखना है। तो यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, X लिखना है। सबसे पहले X लिखने के बाद में दोस्तों आपका कोलन का साइन लगाना है, यानी कोलन का साइन इस प्रकार, ये दोस्तों क्या होता है, कोलन का साइन, आपको कोलन लगा देना है। फिर दोस्तों आपको यहाँ पे वापस एक X लिखना है। ठीक है, फिर X लिखने के बाद में आपको बताना है कि X क्या है, तो दोस्तों X क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। X क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है।
और इसको आपको मंझले कोष्टक के अंदर बंद कर देना है। ये अपना कोई भी समुच्चय हो सकता है। समुच्चय को आपको कैपिटल अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, कोई भी अंक लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख लिया x, यहाँ पे x है। तो दोस्तों हम क्या कर देते हैं, इसको और लिख लेते हैं। जैसे हमने लिख दिया कि समुच्चय ए है, अपना समुच्चय ए है दोस्तों, वो क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के एक स्वरों का समूह हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इसको समुच्चय निर्माण के रूप में दोस्तों लिखने की कोशिश की है। आपको बिल्कुल भी दोस्तों घबराना नहीं है कि इसको हमने किस प्रकार लिखा है। आपको अच्छे से समझना है कि हमने इसको इस प्रकार क्यों लिखा है कि ये दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है। रोस्ट रूप में तो इनको सभी को हम लिखते हैं, बीच के अंदर अर्धविराम लगा देते हैं। लेकिन समुच्चय निर्माण रूप में आपको क्या करना है, इन सभी को एक अंक से प्रदर्शित करना है। हमने इन सभी को एक अंक से प्रदर्शित कर दिया, वो क्या है, एक्स। कोलन का मीन्स यहाँ पे क्या है कि जहां एक्स, कोलन ये हमें बता रहा है कि जहां एक्स क्या है दोस्तों, जहां एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के एक स्वर है। हमने इन सभी को दोस्तों क्या कर दिया, एक अक्षर एक्स से प्रदर्शित कर दिया। और कोलन हम आगे इसलिए बताया कि कोलन हमें बता रहा है कि जहां एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का क्या है, एक स्वर है। इस पूरे को जब हम पढ़ेंगे, ठीक है, हम किस प्रकार पढ़ेंगे, तो इसको हम पढ़ेंगे कि सभी समुच्चय एक्स, सभी एक्स का समुच्चय, सभी एक्स का समुच्चय, सभी एक्स का समुच्चय। फिर दोस्तों कोलन, जहां यानी कोलन मीन्स जहां, आगे का आगे हम पूरा लिख देंगे, जहां एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का क्या है दोस्तों, एक स्वर है। यह दोस्तों मैंने आपको बताया है कि इसको अगर हमें पढ़ना हो तो हम किस प्रकार पढ़ेंगे। सबसे पहले इसको हम पढ़ेंगे कि सभी एक्स का समुच्चय, ठीक है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, सभी एक्स का समुच्चय। कोलन का मीन्स जहां, आगे का हम लिख देंगे जहां एक्स क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, ठीक है। आगे दोस्तों इसको और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे ये प्राकृत संख्याओं का जैसे हमने समुच्चय लिखा था 1 2 3 5 से लेकर इस प्रकार जो अंत तक चलता जा रहा है, तो उसको दोस्तों हमें लिखना हो तो हम किस प्रकार लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे। तो दोस्तों इसको हम किस प्रकार लिखेंगे, सबसे पहले आपको क्या कर देना है, मंझला कोष्टक, फिर आपको एक्स, फिर कोलन, यानी कि जहां एक्स क्या है दोस्तों, एक्स एक प्राकृत संख्या है, ठीक है। हमें दोस्तों दिया गया था, जो रोस्ट रूप दिया गया था किसका दोस्तों, प्राकृत संख्या का, ये हमें रोस्ट रूप दिया गया था प्राकृत संख्या का, ठीक है। हमें इसको क्या करना है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो समुच्चय निर्माण रूप में दोस्तों हम इसको किस प्रकार लिखेंगे कि एक्स, इन सभी को हमने क्या मान लिया, एक्स, फिर कोलन, जहां एक्स क्या है, एक प्राकृत संख्या है। आगे हमें बताना है कि एक्स हमने क्या माना है, कोलन। ये दोस्तों हमें शो कर रहा है कि कोलन का मीन्स यहाँ पे क्या होता है, जहां होता है। और दोस्तों इसका x का मीन्स क्या होता है, सभी x का समुच्चय, ठीक है। इसको हम क्या पढ़ेंगे, इस x तक को हम पढ़ेंगे कि सभी x का समुच्चय, कोलन मीन्स जहां x क्या है दोस्तों, एक प्राकृत संख्या है। तो दोस्तों इस प्रकार इसे हम समुच्चय निर्माण रूप के अंदर लिखते हैं। होपफुली दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा, समुच्चय निर्माण रूप में किस प्रकार लिखते हैं, रोस्ट रूप में हम इनको किस प्रकार लिखते हैं। कोई भी डाउट रह जाता है दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। आगे हम इसके एग्जाम्पल करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, तब आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा। ज्यादा से ज्यादा हम जैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे उसी तरह आपको और अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। अगर दोस्तों आज आपको कुछ सीखने को मिला है, आपको क्लास अच्छी लगी है, तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आप चैनल पे पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, देखते रहना जो विद पीडी। जय हिंद, जय भारत।